ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो पार्ट है, वन इज OI एंड सेकंड इज GI। स्टीरियो आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट इज PPL, उसको अपन ऑप्टिकल आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। व्हाट डज इट मीन? लुक, सपोज ये सनलाइट है, ये क्या है? ये तुम्हारा सनलाइट है, ठीक है, या कोई भी लैम्प से लाइट है। ये सनलाइट से जो लाइट निकलती है, उस लाइट का जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन नीचे, जो भी हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। उसको एक डायरेक्शन में अगर वो वाइब्रेट करेगा उसको PPL कहते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट को PPL में कन्वर्ट करने के लिए अपन को निकोल प्रिज्म से उस लाइट को पास करना होता है। अगर तू अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करेगा तो वो लाइट PPL बन जाएगा। PPL वो होता है जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है, अनपोलराइज्ड जो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। ठीक है, गॉट इट? ओके, गॉट इट, PPL बन गया। अब आप अपने लैब में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किए। अब आपको टेस्ट करना है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो कुछ नहीं करना है, एक कंटेनर में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया आप, उस कंटेनर को PPL से पास करो। ये PPL लाइट को कंटेनर से पास करो तो आपको 3 रिजल्ट मिलेगा। या PPL का कोई रोटेशन नहीं होगा, जैसे पहले वाइब्रेट कर रहा था पास करने के बाद भी वैसे ही वाइब्रेट करेगा, कोई रोटेशन नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। या ये PPL रोटेट करेगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज इधर क्लॉकवाइज, इधर क्लॉकवाइज इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर कहीं रोटेशन हुआ समझ लो कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, अब 2 टाइप का रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करा समझ लो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर स्मॉल एंटी क्लॉकवाइज क्या समझ लो वो लियो रोटेटरी है। क्लॉकवाइज करता है तो अपन स्मॉल d से डिनोट करते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो स्मॉल l से रोटेट करते हैं, डिनोट करते हैं। रिमेंबर, स्मॉल d स्मॉल l, कैपिटल नहीं, कैपिटल बिल्कुल भी नहीं, वो कन्फ्यूगेशन हो गया, आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, स्मॉल d। अब कंडीशन क्या है ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए? कंडीशन क्या है? ठीक है, मॉलिक्यूल शुड बी कायरल, मतलब मॉलिक्यूल्स एसिमेट्रिक होना चाहिए। सपोज मैं बात करूं अगर इसका, ये क्या है? स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है ना, ये सिमेट्रिकल, जितना लेफ्ट है उतना राइट है। तो ये तुम्हारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। क्या हुआ? इनएक्टिव। एक्टिव होने के लिए कायरलिटी होना जरूरी है, इसका मतलब एसिमेट्रिकल होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एसिमेट्रिकल होना जरूरी है। ओके, एसिमेट्रिकल होना जरूरी है। दूसरा, इसका जो मिरर इमेज होगा, उस मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होगा, दोनों सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? सपोज ये तुम्हारा हैंड है, क्या है? तुम्हारा हैंड है, तुम अपने हैंड का इमेज बनाओगे दूसरा, ठीक है, अपने हैंड का जब तुम इमेज बनाओगे तो इसको उठा के अगर तुम इसके ऊपर लाओगे, देखोगे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ये अंगूठा यहाँ है, अंगूठा यहाँ है, सुपर इम्पोज नहीं कर। अब ऐसे नहीं करना है, इसको उठा के ऐसे चिपका दिया, ऐसे नहीं करना है, इसको हल्का से पलटना नहीं है, हल्का आया इसी के ऊपर बैठा दो। तो जो हैंड है ना, इसका एक अंगूठा इधर होगा, एक अंगूठा इधर होगा, सुपर इम्पोज नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम्हारा हैंड एसिमेट्रिकल है, तो योर हैंड इज ए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। एग्जांपल के तौर पे सपोज मैं ये लिया, तब इसको उठा के तुम इसके ऊपर लाओगे, तो तुम इसको उठा के इसके ऊपर लाओगे ना, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है। सुपर इम्पोज क्या होता है? लाइक ए, तुम ए को साथ लाओगे तो ये ए है, इसको भी इसके ऊपर बैठाओगे तो ये ऐसे बैठ जाएगा, तो ये सुपर इम्पोज कर गया, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। कायरल ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए 2 क्राइटेरिया है, 2 कंडीशन है। व्हाट इज इट? मॉलिक्यूल शुड बी एसिमेट्रिकल, दैट इज कायरल। मॉलिक्यूल शुड बी कायरल। सेकंड, मॉलिक्यूल शुड नॉट सुपर इम्पोज, मॉलिक्यूल शुड नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, मीन्स नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ठीक है, अब कायरल एटम क्या है, एसिमेट्रिक एटम क्या है? वो इसमें देखो, ये जो कार्बन है, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। क्या है? sp3 है, 4 बॉन्ड है, sp3। अब चारों वैलेंसी अलग अलग है, A B C D, तब जाके इसको हम कायरल एटम बोलेंगे। वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम जिसका चारों वैलेंसी
sp3 होगा मतलब 4 वैलेंसी होगा, sp3 मतलब 4 वैलेंसी, जिसका चारों वैलेंसी डिफरेंट होगा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का H X Y Z, यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ इसका भी sp3 है, एक्स वाई जी लोन पेयर भी है, ये चारों अलग हुआ तो ये भी तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव को अपन स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब जब भी ऑप्टिकली एक्टिव आएगा उसको अपन स्टार से डिनोट करेंगे। लोन पेयर और आइसोटोप को भी अपन डिफरेंट ग्रुप मानते हैं, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, देखो कोई भी आइटम है ए है, इससे कार्बन 12 जुड़ा हुआ है, कार्बन 14 जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग ग्रुप हुआ है, आइसोटोप को अलग ग्रुप कंसिडर करते हैं, ठीक है। कायरल आइटम क्या है, sp3 आइटम होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए और 4 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, लेट अस सॉल्व दिस। फाइंड नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, इसमें कितना है, लुक ये कार्बन है, यहाँ पे जब कुछ नहीं दिया होता एच जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एच जुड़ा हुआ है, एक CH3 है, एक H है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो ये तुम्हारा कायरल हो गया। तो इन द सेम में फिर ये तुम्हारा कायरल रहेगा, इसमें 2 कायरल सेंटर है, कितना है, 2 है। अब बात करूँ इसमें, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा sp3 है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, 2, एक तुम्हारा ये है, एक ये है, एक हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर है, तो 4 डिफरेंट हो गया, तो ये तुम्हारा कायरल सेंटर है। ये ऑक्सीजन तुम ये चेक करोगे, एक तुम्हारा CH3 है, एक तुम्हारा CH3 है, एक ये वाला ग्रुप है, एक ये, सब ग्रुप अलग अलग है, तो ये तुम्हारा कायरल सेंटर हो जाएगा। अगर इसमें पूछे कि कायरल सेंटर कितना है, कायरल सेंटर 2 है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती कर बैठोगे। क्या क्वेश्चन क्या बोलेगा, इसमें कायरल कार्बन कितना है, 1, भाई मेरे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कायरल कार्बन 1 है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें कायरल कार्बन 1 है बट कायरल सेंटर 2 है। इधर से यहाँ पे आओ 3 में, अब देखोगे इसमें 4 वैलेंसी नहीं 3 ही है, ये तो sp2 हो गया, इसको काउंट नहीं करेंगे। ये जैसे में यहाँ पे देखोगे ये sp3 है, ये कायरल सेंटर होगा, यहाँ पे H जुड़ा हुआ है, जब कुछ नहीं होता है तो H होता है, ठीक है। ये 6, तो ये थोड़ा इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, सॉरी लिख दिया ना मैं पहले से ही, इसमें 2 है, इसमें 1 है, ठीक है। नो कम टू दिस, ये भी तुम्हारा sp3 है, तुम बोलोगे ये भी sp3 है, तो ये तुम्हारा कायरल सेंटर 1 हो गया, बट ऐसा गलत है। वेरी इंपॉर्टेंट, लुक हियर, लुक एट द स्क्रीन, प्लीज़ लुक एट द स्क्रीन, लुक हियर। क्यों नहीं होगा, अरे यार ये तो मिट गया, वेट, यहाँ पे NH ये लोन पेयर है, ठीक है। अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ोगे, नो प्रॉब्लम। रेजोनेंस में क्या होता है, जब भी लोन पेयर है तुम्हारा डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में होता है, तो इसको रेजोनेंस, यहाँ पे रेजोनेंस अप्लाई होता है। पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो आगे पढ़ोगे, रेजोनेंस होता है, ठीक है। इतना तो पढ़े हुए 11th में यार। जो ये लोन पेयर है, लोन पेयर इज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। आपको पता होगा जब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो उसको अपन लोन पेयर कंसीडर नहीं करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो इसका कन्फिगरेशन है ये sp2 है, sp3 नहीं है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर गया तो इसके पास सिर्फ 3 ही बॉन्ड है, sp2। इसको लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, बिकॉज लोन पेयर टू पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कायदे से 0 है, क्या है, 0 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो अगर आपकी कॉपी में नहीं है तो, ठीक है। ये इसमें भी तुम्हारा देखो कितना है, इसमें बोलोगे 1 2 है, यहाँ भी गलत हो गए आप, 2 नहीं है, बिल्कुल भी 2 नहीं है। कैसे नहीं है, देखो लुकिए, अरे यार बहुत मिट क्यों जाता है, लुकिए ये कार्बन जो है इसको डिवाइड करोगे आप, ये सिमेट्रिकल हो गया, मतलब कायरल सेंटर कितना है, 0, बिकॉज ये कार्बन जो है इसका तो एक Br है, ठीक है समझ गया,
बट जो पार्ट इधर है तो एक बी आर तो है, समझ गया। अरे यार जो एक बी, अरे भाई साहब सॉरी जो एक बी आर है मैं समझ गया एक बी आर है, बट जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट सेम है, दोनों पार्ट सेम है, तो कायरल सेंटर यहाँ पे 0 हो गया। सेम अप्लाइज टू दिस कार्बन, सेम अप्लाइज टू दिस कार्बन, ठीक है। तो कायरल सेंटर यहाँ पे 0 है। ओके नो, एक होता है, एक वर्ड टर्म होता है स्यूडो कायरल कार्बन, PCC, स्यूडो कायरल कार्बन। क्या होता है ना, सपोज कोई कार्बन में चारों दो सेम है, और अगर दो तुम्हारा स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर है, क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर, सॉरी यहाँ पे CH3 होगा, वेट यहाँ पे तुम्हारा CH3 होगा, CH3, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिक सेंटर मतलब बोले तो EZ क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा तो पढ़े हो ना, तो पढ़े होगे तुम्हारा वो सिस ट्रांस और EZ, ये सब इतना कंफ्यूजन है, ये स्टीरियो आइसोमर है। देखो इसका 2 फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, ध्यान सुनना। ये तुम्हारा कार्बन हो गया पहले वाला, ये जो है तुम्हारा ये वाला पोर्शन देखा जाए तो ये तुम्हारा है हाई प्रायोरिटी इधर है, हाई प्रायोरिटी इधर है, और इधर हाई प्रायोरिटी इसके भी ऊपर है। तो ये तुम्हारा हो गया जाके तुम्हारा सिस बोल दो या जेड बोल दो, क्या है, जेड है। इस साइड देखो क्या है, यहाँ पे CH3 आएगा, क्वेश्चन ही गलत लिखा हूँ भाई मैं, CH3 आएगा, ठीक है। इधर भी तुम्हारा जेड है, इधर भी तुम्हारा जेड है। अब इधर देखोगे तुम्हारा इसका तो जेड है, बट इसका देखोगे, इसका ये यहाँ पे है, इसका ये यहाँ पे है, इसका ये ऊपर है, तो ये तुम्हारा E हो गया। यहाँ पे कन्फ्यूजन पता होगा, कन्फ्यूजन पढ़ा होगा तो दोनों जेड हो गया। तो यहाँ पे तो ये कायरल नहीं है, यहाँ पे तो ये कार्बन नॉट कायरल, दोनों जेड हो गया। बट आप यहाँ देखोगे एक जेड है एक E है, तो ये जो कार्बन है तुम्हारा, ये तुम्हारा हो गया कायरल कार्बन। क्या हो गया, कायरल कार्बन। I hope you got the point. When stereoisomer group is attached, then counted as chiral carbon during calculation. तो मैं इसको PCC कहूँगा, क्या कहूँगा, PCC कहूँगा। तो मैं इसको PCC कहूँगा, इसलिए कहूँगा मैं इसको PCC इसलिए कहूँगा क्योंकि इसके पास जो है 2 स्टीरियोआइसोमर ग्रुप है। अगर ये Z होगा, ये भी Z होगा, तो ये तुम्हारा कायरल कार्बन नहीं है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली जो तुम्हारा होता है वो स्विच करते रहता है। अगर ये Z होगा तो ये E भी हो सकता है, इसलिए अपन इसको स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स कायरल कार्बन कंसिडर कर लेते हैं। बिकॉज अगर ये Z होगा तो ये E भी हो सकता है, अगर ये Z हुआ तो ये E हो सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज स्यूडो कायरल कार्बन। ओके, देखो अब क्या, अगर कोई भी कंपाउंड नंबर प्रोवाइड कर दिया गया, कोई भी कंपाउंड तुमको प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, तो अगर ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है कैसे चेक करना है भाई, जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो, ऐसे क्वेश्चन को अप्लाई करना है। कोई कंपाउंड नंबर दे दिया, बोला कि चेक करो ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर उस कंपाउंड में कायरल सेंटर एक भी नहीं है, कायरल सेंटर एक भी नहीं है, तो जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जनरली ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन है। इसका क्या, तुम अगर पढ़े होगे तो नॉट सो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यूमिलीन और स्पायरो कंपाउंड, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है इसका कि इसमें कायरल कार्बन एक भी नहीं होता है, फिर भी ऑप्टिकली एक्टिव होता है। आगे थोड़ा देर के लिए मैं इसको समझा दूंगा आपको, डोंट वरी। अगर किसी में कायरल कार्बन एक है तो जनरली वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बट एक्सेप्शन होता है फिलिपिंग। आप ये नहीं पढ़ोगे, इसको हटा दो, नॉट इम्पॉर्टेंट। जनरली ऑप्टिकली एक्टिव बोल दो उसे। 0 है तो इनएक्टिव, 1 है तो एक्टिव। 0 का कोई एक्सेप्शन है तो क्यूमिलीन स्पायरो कंपाउंड। अगर कायरल कार्बन एक से ज़्यादा है, तो आपको चेक करना है कि उस एलिमेंट में पॉस या कॉस है कि नहीं, पॉस या कॉस है कि नहीं। पॉस क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। पॉस क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, पॉस या कॉस। पीओ इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओ इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री।
अगर ये प्रेजेंट है, बताओ जब सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर ये पॉज या कॉज किसी कंपाउंड में है तो मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जब भी 0 होगा जनरली इनएक्टिव, 1 होगा जनरली एक्टिव। अगर 1 से ज़्यादा होगा तो आपको चेक करना है कि पॉज या कॉज है कि नहीं है। अगर है तो इनएक्टिव, नहीं है तो एक्टिव। ठीक है, अब बात अपन करते हैं पॉज या कॉज की। इसलिए मैं कहता हूँ जी, अगर कायरल सेंटर इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन, सपोज यहाँ पे कायरल सेंटर 2 है और पॉज भी प्रेजेंट है, कायरल सेंटर भी है, पॉज भी है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ ना। तो कह सकते हो प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। नेसेसरी कंडीशन की पॉज कॉज है, इसका एब्सेंस है नेसेसरी कंडीशन। एब्सेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। अगर प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, एब्सेंट है ऑप्टिकली एक्टिव। अब हम बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेन ऑफ सिमेट्री। पॉज ये एक प्लेन, सपोज मैं बात किया अभी अब स्क्वायर का, ये वो प्लेन है, इमेजिनरी प्लेन है जो कोई भी कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में कन्वर्ट करता है और वो पार्ट एक दूसरे के मिरर इमेज होता है। जैसे कि जब मैं इसको डिवाइड किया तो ये वाला पार्ट का ये ऐसे बनेगा, ये वाला पार्ट ऐसे बनेगा। आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो ये तुम्हारा ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, इसको तो पॉज कहते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर पॉज प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, नो कुछ क्वेश्चन है, फाइंड पॉज। देखो जो वेज है, वेज आउट ऑफ प्लेन होता है और डैश जो होता है बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, ये दोनों ऐसे हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे पलट दिया और यहाँ पे एक CL है। अगर इसको यहाँ से काटूंगा, यहाँ से इसको मैं काटूंगा, सपोज मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो CLF भी कट जाएगा बिकॉज एक प्लेन में, और BR कट जाएगा। तो मैं जनरल ट्रिक बताता हूँ। जब भी तुम्हारा टेट्राहेड्रल होगा, जब भी कार्बन में 4 बॉन्ड होता है तो वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होगा और 2 एटम सेम होगा, पॉज ऑलवेज प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे तो पॉज है। जब भी कार्बन का 4 वैलेंसी होगा और उसमें से 2 सेम होगा तो हमेशा पॉज प्रेजेंट होगा, तो थोड़ा पॉज है इसमें। ठीक है, मैं कह सकूँ ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मेरे को स्पेस नहीं है बट आपको मैं दिखा देता कैसे प्रैक्टिकली, बट मेरे को स्पेस यहाँ पे से दिख नहीं रहा है, सॉरी। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, लुकिया मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये टेट्राहेड्रल है, इसको मैं लीव इट, ये नहीं, ये इसको मैं एक टेबल पे ड्रॉ करूँगा, एक टेबल पे ड्रॉ, सपोज इस टेबल है, इमेजिन कर पा रहे हो ना, बस आपको इमेजिन करना है। ये F और Cl जो है, ये F और Cl जो होता है ये एक प्लेन में होता है, इन वन प्लेन। देखोगे ये टेबल का जो प्लेन है उसमें F भी है, Cl भी है। क्या है? F है, Cl है, और एक BR ऊपर है, एक BR अंदर है। अगर मैं एनी हाउ यहाँ से कट करना चाहूँ, अगर सपोज मेरे पास कुछ छू रहा है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से कट करना चाहूँगा, ऐसे करके कट करना चाहूँगा तो यहाँ से वो कट हो जाएगा, एक ये ऊपर जाएगा, एक ये नीचे आएगा। ठीक है, बस मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको ऐसे, सपोज ये प्लेट है मतलब टेबल है, इसको मैं टेबल से ऐसे काटूंगा, टेबल को ही ऐसे स्लाइस कट करूँगा, जैसे ब्रेड काटते हो ना ऐसे आप, तो ऐसे मैं टेबल को काटूंगा तो जो F है, जो तुम्हारा F है, जो आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, Cl भी आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा। देखो मैं अगर ये है, ये F का गोला है, ये Cl का गोला है, अगर मैं काटूंगा ऐसे तो F आधा ऊपर जाएगा आधा नीचे जाएगा, फिर एक BR भी ऊपर जाएगा एक BR नीचे जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ ये तुम्हारा सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप नहीं समझ में आया तो इसे आप ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू दिस कंपाउंड। ये कंपाउंड फिशर प्रोडक्शन है, इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, देखोगे OH के सामने OH आ रहा है, H के सामने H आ रहा है, COOH के सामने COH आ रहा है, तो यहाँ पॉज प्रेजेंट है। वैसे इस कंपाउंड में देखोगे तो ऐसे कट करूँगा तो नहीं होगा, एक भी नहीं हुआ। H के सामने H आया, OH के सामने OH आया, COH तो ठीक है, बट इसमें नहीं हुआ, तो पॉज एब्सेंट। तो ये मैं सकता हूँ ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड ले लो आप। ये कंपाउंड कैसा है, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है,
अरे यार, ये तुम्हारा चार्ट हो गया। ये एक मिथाइल ऊपर है, हाँ बाकी सारा मिथाइल ऊपर है, तीनों मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है। ठीक है, अब बस इमेजिन करो, इसे इमेजिन करो। अब ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, आप बताओ। अगर मैं इसको इस प्लेन से कट करूँगा, ऐसे ऐसे कट करूँगा, सब ऐसे रखा हुआ है, एक चारों कोना में, 3 कोने में ऊपर है और एक कोने में नीचे, एक कोने में नीचे है। मैं इसको ऐसे कट करूँगा, ये तो अब ऊपर ऊपर दोनों सेम हो गया, और ये आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, ये वाला आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ इसमें पॉज प्रेजेंट है, इसमें पॉज प्रेजेंट है। किस लाइन से ऐसे काटूंगा तब। अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे काटूंगा, इस लाइन में पॉज नहीं है, पॉज इस लाइन में है, इस लाइन के थ्रू पॉज है। ठीक है, ओके। नाउ कम सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सपोज मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल देता हूँ, ऐसा है, आप इमेजिन करना। ठीक है, एक एच यहाँ है, एक एच नीचे है, एक बी आर यहाँ है, एक बी आर नीचे है। जब भी ये, और इस मॉलिक्यूल सेंटर ये है, जब भी तुम एक एटम को उसको सेंटर से ज्वाइन करोगे और उसके अपोजिट जाओगे तो सेम एटम मिलेगा। अगर तुमको बी आर है, उसका सेंटर को ज्वाइन करो, सेंटर ज्वाइन करो, नहीं दिख रहा ना, सेंटर को ज्वाइन करो और सेंटर के अपोजिट जाओ, लाइन सीधा, लाइन टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, और वही सेम एटम मिलेगा। कह सकता हूँ इसमें जो है तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इमेजिनरी लाइन, लुक हियर, इमेजिनरी पॉइंट, ये पॉइंट सेंटर इमेजिनरी पॉइंट है, प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू विच इफ वी ड्रॉ अ लाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, एक यहाँ गया एक इधर गया, अपोजिट डायरेक्शन, देन मीट द आइडेंटिकल ग्रुप, एक एच यहाँ है एक एच यहाँ है, मीट द आइडेंटिकल ग्रुप एट द सेम डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, देन मॉलिक्यूल हैज COS। अब इसको एग्जाम्पल से करते हैं, बट कुछ पॉइंट्स है ध्यान रखना। कॉस में क्या होता है, एटम होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए और एकदम डायगोनल होना चाहिए, वो ठीक है, समझ गए। 2 मेन पॉइंट ये है कि ऑड मेंबर रिंग हुआ, अगर ऑड मेंबर रिंग हुआ तो उसमें चेक भी मत करो, कॉस होगा ही नहीं। सपोज मैं इवन नंबर की बात करूँ, ये मैं इवन नंबर की रिंग की बात किया, 4 मेंबर की, अगर 3 का करूँगा ना, आप कैसी भी अरेंज कर लो, 2 पॉइंट आपस में मिल ही नहीं सकता। इसका पॉइंट यहाँ एच यहाँ पे है तो इसका एच यहाँ मिलेगा नहीं, ये यहाँ पे इसका यहाँ पे होगा। कि मैं जनरली ये कहना चाहता हूँ कि ऑड मेंबर में कॉस को चेक नहीं करना है, ऑड मेंबर में कॉस को चेक नहीं करना है, और फिशर प्रोजेक्शन में कॉस को चेक नहीं करना है। क्यों? अगर आपको पता हो, जो फिशर प्रोजेक्शन होता है, जो ये वर्टिकल होता है, वो अवे फ्रॉम प्लेन होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, और ये जो होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जनरली ऐसा होता है, ये तुम्हारा टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये तुम्हारा अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया, अगर इसको फिशर में ड्रॉ करूँगा ऐसे ड्रॉ करूँगा बस। ठीक है, इसलिए मैं फिशर में, अगर फिशर में अगर तुम सेंटर से पास करोगे ना तो तुम पीछे पहुंच जाओगे इस पेज के, जो कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ तुमको कोई मिलेगा ही नहीं एटम। जो एच यहाँ है, एच यहाँ पे है, तो जब इस दोनों एच को तुम ज्वाइन करोगे ना, सेंटर को क्रॉस नहीं कर पाओगे, सेंटर को टच नहीं कर पाओगे, बिकॉज सेंटर तो नीचे है ना। ये एच यहाँ है, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ है, और सेंटर ये तुम्हारा ये है, इस तुम्हारा सेंटर है, ये वाला मेरा उंगली, एक एच यहाँ, एक यहाँ एच यहाँ है। अगर इस दोनों एच का टिप को तुम ज्वाइन करोगे तो सेंटर से थोड़ी ना पास हो रहे हो। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑड मेंबर में और फिशर में तुमको कॉस्ट चेक नहीं करना, क्योंकि वहाँ पॉसिबल ही नहीं है। फाइंड कॉस्ट, ठीक है, सेंटर है, फाइंड कॉस्ट के पास दोनों में से कोई एक चेक करना, सेंटर है। अगर तुम इसको सेंटर से जाओगे इधर भाग जाओगे, इसको सेंटर से ले जाओगे इधर भाग जाओगे, कुछ मिल ही नहीं रहा, इसमें कॉस्ट तो नहीं है। अगर मैं बात करूँ पॉज की, अगर तुम इसको ऐसे डिवाइड करते हो तो CL के सामने एच आता है, CL के सामने एच आता है, इससे पॉज भी नहीं है, कॉस भी नहीं है। तो मैं कहता हूँ ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव। अब ये 3 मेंबर का रिंग था, कॉस को चेक करना ही नहीं था,
ठीक है, यही होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये उतना दिमाग में चमकेगा, ये टाइम सेव करेगा। भाई टाइम बहुत ज़रूरी है नीट एग्जाम में, नीट हुआ कोई कम्पिटिटिव एग्जाम में, मैनेजमेंट टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, और लोग इसे ग्रांटेड में लेते हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, एक सेंटर है, अगर मैं सेंटर को पास करूँगा, सीएल को सेंटर पास करूँगा, हाँ दूसरा मिल जाएगा, इसको इससे करूँगा, हाँ एच बी मिल जाएगा, मतलब इससे कॉस तो इसमें है। अब पॉस की बात करूँ, इसमें अगर देखो तो पॉस नहीं है, अगर तो इसको ऐसे कट करो तब भी पॉस नहीं है, ऐसे कट करो फिर से पॉस नहीं है, एच के सामने सीएल आ रहा है, सीएल के सामने एच आ रहा है, या तुम ऐसे कट कैसे भी कट करोगे, वेट अ मिनट, इसमें कॉस है भाई, सॉरी पॉस है इसमें, सॉरी। कैसे, देखो अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक सीएल यहाँ है, एक सीएल अंदर है, एक सीएल अंदर है, एक सीएल बाहर है। अगर मैं इसको ऐसे कट करूँगा, अगर सीएल अंदर है तो एच बाहर होगा, या सीएल बाहर है तो एच अंदर होगा, तो देखो सिमेट्रिकल कटेगा। तो इसमें भाई तुम्हारा पॉस भी है, आई एम सॉरी पॉस भी है, इसमें कॉस भी है। नहीं समझ में आ रहा, आप खुद से करके देखो, इमेजिन करो कि डायग्राम कैसे बना है, आप खुद से पेन से बना के देखो। ठीक है, इसको मैं 3D में बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, लाइक ये टेबल है, छोटे टेबल, समझ जाओगे भाई, समझ जाओगे, आई थिंक समझ गए होगे, लीव इट, नो कम टू दिस। ये सेंटर है, सेंटर से ऑक्सीजन को पास करोगे तो हाँ मिल रहा है। मिथाइल नीचे है, तुम नीचे से सेंटर को पास किए, देखो ऊपर मिथाइल से मिल गया। रिमेंबर ये मिथाइल सीधा थोड़ी ना है, ये मिथाइल तुम्हारा जाके एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है। ठीक है, एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है। विजुलाइज करो, अगर मैं इसको सेंटर से पास करूँगा दूसरे मिथाइल से जुड़ जाएगा ना, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स जुड़ेगा। तो ये तुम्हारा हो गया कॉस इसमें है, पॉस नहीं होगा। अगर आप ऐसे कट करोगे इसको पूरा, लाइक ऐसे कट करोगे तो ऑक्सीजन के सामने ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो ये इसमें पॉस नहीं है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। भाई अगर कोई भी एक भी एलिमेंट आ गया, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री आ गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए दोनों एब्सेंट होना जरूरी है। सेंटर है, सेंटर से जोड़ूंगा, बी आर जुड़ेगा, सी एल जुड़ेगा, ऑब्वियस बात है, तुम्हारा वही करना है, तो दिमाग नहीं लगाना है। तो कॉस तो है ही इसमें, पॉस की बात कर लो, तो आप कैसे भी काटोगे इसमें पॉस नहीं होगा। अगर ऐसे काटोगे, अगर आप ऐसे काटते हो, सील के सामने बी आर आ रहा है, अगर ऐसे काटोगे तो बी आर के सामने सी एल आ रहा है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं कह सकता हूँ इसमें जो है पॉस जो है इसमें नहीं है। 7 नंबर, फिशर में तो कॉस देखना ही नहीं है, पहले बोल दिया। अब पॉस की बात करो तो पॉस भी नहीं है। ठीक है, पॉस भी नहीं है, तो पॉस भी नहीं है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। देखो, अगर मॉलिक्यूल्स प्लेनर है, मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसमें हमेशा पॉस होगा। क्यों? और हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, सपोज मैं यहाँ ड्राइंग डायग्राम का तो मिटा दूंगा, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है, लाइक ऐसे है, एक प्लेन पे है, तो उसको तुम कट कर सकते हो ना ब्रेड की तरह, उसको बोलते हो स्लाइस कट। उसको तुम ऐसे कट कर सकते हो ना, ऐसे जाके ऐसे कट कर दिए। ये तुम बोर्ड्स के हिसाब से ही जाओगे, उसी के प्लेन में ऐसे जाके कट कर दोगे, एकदम ऐसे ही जैसे ब्रेड में जैम लगाते हो ना, ऐसे द सेम वे तुम इसे काट दोगे। इसे स्लाइस कट कहते हैं। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा और हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिकॉज स्लाइस कट पॉसिबल होगा। लाइक बेंजीन हुआ, बेंजीन जो है प्लेनर है, इसको तुम काटोगे ना ऐसे ब्रेड में जैसे जैम लगाते हो ना, वैसे कट जाएगा। नो, इसमें देखता हूँ, मैं एक कर लेता हूँ, बाकी सब आप करोगे। ठीक है, देखो इसमें देखोगे जो ये कंपाउंड है, ये अलग वैलेंसी है, एक अलग वैलेंसी है, Cl है, H है, तो ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना है? 1 होगा, बिकॉज ये तुम्हारा sp2 है, तो इसको जोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, बाकी सब में तुम्हारा इसमें C है और 2H है, ये तुम्हारा कायरल कार्बन नहीं है। पॉस होगा इसमें, फिर जब कायरल कार्बन नहीं है तो पॉस भी नहीं होगा, कॉस भी नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, जब भी कायरल कार्बन आ गया समझ लो, जब भी एक कायरल कार्बन आएगा समझ लो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना पॉस होगा ना कॉस होगा। ठीक है, इधर सेम इससे आप कर लेना, फिर मैं इस पे आता हूँ।
तो ये सब सिंपल है, ठीक है। तीन मैं 4 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसे कर लेना, देख लो भाई, करना हो तो कर लेना, ठीक है। मैं एग्जांपल आंसर देता हूँ। जो इसका आंसर है, आप ये 2 है क्रॉस ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मैं देखूँ, इसमें 2 है क्रॉस ऑप्टिकली एक्टिव, लुक, ठीक है। अगर मैं इसका बात करूँ, 0 क्रॉस टेक और तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना। याद रखना, जो CH3 है ये मिथाइल है, दोनों सेम ही ग्रुप है, इसमें कंफ्यूज मत होना। देखिए इसमें भी 2 है, पॉज तो होगा नहीं, कॉस 2 है तो चेक करना होगा। चेक में किया तो पॉज भी नहीं है, कॉस भी नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ। क्या हुआ? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये इनएक्टिव हुआ बिकॉज इसमें पॉज प्रेजेंट है। नाउ कम टू सम कन्फिगरेशन। आई थिंक वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। लुक हियर, मैं यहाँ पे वो भी अभी थोड़ा है, ठीक है। तो आई थिंक इसको सेकंड पार्ट में लेता हूँ। और दिस इज़ कंप्लीट। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, ट्रस्ट मी, ये तुम्हारा कंप्लीट नोट्स है और ये कोटा के टॉप फैकल्टी का नोट्स है, ठीक है। मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं किया हूँ। जनरली 1-2 क्वेश्चन जो इजी था मैं उसे मिस कर दिया हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो अच्छे क्वेश्चन थे, मैं इसको कवर किया हूँ। अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है, प्लीज़ इसे इस्तेमाल करो, नो प्रॉब्लम। हर एक क्वेश्चन बनेंगे, मेंस लेवल तक के क्वेश्चन अच्छे से बनेंगे, यूं चुटकियों में बनेंगे, ठीक है। आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। थैंक यू।